नमस्कार दोस्तों। क्या गुजरात मॉडल इंडिया की तस्वीर और सपने को बिगाड़ रहा है? क्या गुजरात मॉडल, जो राहुल गांधी जिस तरीके से भारत को जोड़ने की बात करते हैं, जिस तरीके से तमाम दलों के साथ में अपने आप को झुक करके जोड़ने के लिए राहुल गांधी पूरी तरीके से प्रयास करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, उसके बावजूद क्या उनमें तलखी आ रही है? और क्या इन सब के लिए कैसे इन सब के बीच में दरार डाली जाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी अपनी तमाम एजेंसियों का, अपनी तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, आईटी का, ईडी का और तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सेटिंग गेटिंग डील वो भी चल रहा है। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 1925 में जो आरएसएस ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने जा रहा है? क्या उसके लिए वो तमाम दलों के साथ में, जो दल खुद को सेकुलर दिखाते हैं और बहुत कुछ दिखाते हैं, उनके साथ में डील फाइनल हो रही है या डर फाइनल हो रहा है? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा है। और इस पर चर्चा करूं तो सबसे पहले कि हिंदुस्तान बेरोजगारी की दर में अब इतिहास तोड़ चुका है। यानी नरेंद्र मोदी के समय में हिंदुस्तान ने बेरोजगारी दर बढ़ने का औसत इतना बढ़ा दिया है कि 10% से अधिक बेरोजगारी दर हो गई है। यह आप समझ सकते हैं। हम पहले ही बताते रहे हैं आपसे कि लगातार हिंदुस्तान की में सबसे ज्यादा दुनिया में बेरोजगार आबादी रहती है, भूखमरी आबादी रहती है। तो भूखमरे भी रहते हैं, बेरोजगार भी रहते हैं। यह नरेंद्र मोदी की देन है। और इसके बाद में सत्ता पाने के लिए, सत्ता स्थायी रूप से रखने के लिए वो किस किस तरह से खेल करते हैं, इन्हीं पर बात करें। और उसके लिए ईडी, सीबीआई और जिस तरह से इस्तेमाल होता है, वो किसी से छिपा नहीं। बात शुरू करता हूं। इन दिनों चर्चा में है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, बार बार ये चिल्ला रही है, बड़े लंबे समय से चिल्ला रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल को यह किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को ऐसे कर रहे हैं। ईडी के नोटिस और ईडी की कार्रवाई हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में हुई। यह पहला राज्य नहीं है, यह पहला नेता नहीं, लेकिन किसी ने इस तरह का शोर नहीं मचाया। चाहे भूपेश बघेल हो, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके तमाम सारे करीबी लोग, कुछ तमाम लोग, आधा दर्जन से अधिक लोग जेल में हैं उनके। इसके बाद में राजस्थान आ जाइए। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बड़े भाई से लेके उनके बेटे तक सभी लोगों के यहां ईडी की कार्रवाई हो चुकी है और वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे भी हो चुकी है। बावजूद इसके वो तो नहीं चिल्ला रहे हैं। वो तो कहते हैं ठीक है, करो, गिरफ्तार करना है, जो करना है करो। इसी तरीके से भूपेश बघेल कहते हैं। और इसी तरीके से आपको याद होगा कमलनाथ पर भी कार्रवाई हुई थी और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, जो करना है करो। इसी के पहले आप याद करिए, ऐसी कार्रवाई कर्नाटक में कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर हुई थी। वो बहुत दिनों तक जेल भी रहे थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, बाद में वो रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनकी बेटी की शादी थी। जिस दिन बेटी की शादी थी उस दिन छापे डाले जा रहे थे, जबकि उसमें उन्होंने सबको आमंत्रित भी किया। तो इतनी भी सभ्यता नहीं सीखी कि एक दिन रुक जाते। तो आप समझिए, लेकिन मिला कहीं कुछ नहीं। राहुल गांधी समेत तमाम सारे नेता और कांग्रेस के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री रह चुके, वित्त मंत्री रह चुके, पी चिदंबरम, उनके बेटे, सबको जेल में डाला गया और न जाने क्या क्या किया। लेकिन न वो डरे, न सहमे और खड़े, और कभी ये सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करते कि आप ये कर रहे हैं। इस तरह से कमोबेश और तमाम सारे नेताओं पे कार्रवाई, लेकिन वो कोई रो नहीं रहे।
आपको याद हो कि इसी तरह की कार्रवाई लालू प्रसाद यादव के यहां होती है। उनके यहां भी कोई रोता नहीं, कहता ठीक है एक बार नहीं 4 बार जेल में डालो, हम कानूनी ढंग से ही निपटेंगे। तो रोना पिटना नहीं मचता है, लेकिन जब रोना पिटना मचता है तब सवाल उठता है। और कार्रवाई अभी ईडी ने की नहीं, पूछताछ के लिए आपको बुलाने का समन होता है और उसके बाद में यह स्थिति होती। राहुल गांधी भी तो गए थे, 5 दिनों तक लगातार गए थे, 55 घंटे पूछताछ हुई थी। श्रीमती सोनिया गांधी से 3 दिन पूछताछ हुई थी, प्रियंका गांधी से कम 10 बार पूछताछ हो चुकी, उनके पति से ऐसे ही हो चुकी 1 दर्जन बार, और पवन बंसल हो और दूसरे तमाम सारे नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन सब से भी पूछताछ हो चुकी और इन सबको भी तलब किया, लेकिन उन्होंने रोना तो नहीं रोए। लेकिन केजरीवाल रोते, वो हर बार ये अरे हमें कर लेंगे। साहब आपके जो लोग पकड़े गए उसका एक आरोप है, निचली कोर्ट से लेके देश की शीर्ष अदालत तक उस पर गंभीर टिप्पणियां कर चुकी। हम नहीं कहते कि वो केस सही है या गलत है, लेकिन हम इस पर एक उदाहरण देते हैं। आपकी पंजाब में सरकार है और पंजाब में जितने लीडर्स पे आपने कार्रवाई की, जिन्हें विभिन्न केसेस में फंसाया है, वो सारे कांग्रेस के, चाहे जिसका नाम ले लीजिए, और वो कांग्रेस के आक्रामक नेता हैं जो आप पर हमला बोलते हैं, इसलिए आप उन पर कार्रवाई करते हैं। आपने तमाम 1 दर्जन पत्रकारों पर कार्रवाई की है, आपने तमाम समाज सेवियों पे कार्रवाई की है, इवन छोटे से कार्टून बना देने या उन पर एफआईआर आप दर्ज कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, जय दशा है। चलिए छोड़िए, मैं इसकी बात करने नहीं बैठा, मैं बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो नीति खेल रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनाने का एक क्रम नीतीश कुमार ने शुरू किया। पटना से शुरू हुआ, पहले कुछ लोग रूठ के भागे, फिर दूसरा हुआ वो बेंगलुरु में हुआ, वहां पर कुछ लोग रूठ के चले गए, फिर मुंबई में हुआ, फिर वहां से कुछ चीजें हैं, किसी को संयोजक ना बनने से तकलीफ है, किसी को कुछ ना बनने से कुछ है। ये हुआ कि सबको समान अवसर देंगे, छोटा बड़ा नहीं रखेंगे। कांग्रेस का यदि 2 आदमी होगा तो 2 ही आदमी किसी और भी छोटी पार्टी का हो, तो यह एक महानता थी। और कहीं पर भी क्लेम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम देश के सबसे ज्यादा राज्यों में। चलिए छोड़िए, क्या था 1925 का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना? उसमें यह था कि कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नहीं होनी चाहिए, उसकी सत्ता नहीं होनी चाहिए कहीं। उसके अलावा जहां कहीं भी सत्ता हो, आरएसएस का जो भी राजनीतिक संगठन हो उसकी सत्ता हो, या फिर उससे जुड़े हुए लोगों या उसके जो सरपरस्ती में आ गए हो उनकी सत्ता, इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं। कांग्रेस का झंडा नहीं देखना, उस समय तिरंगे झंडे से तकलीफ होती थी उन्हें, तो तिरंगा नहीं देखना है। चलिए छोड़िए, अब हम 2023 में बैठे हैं, 24 आने वाला है। इसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारे, खत्म, और 2023 के जो चुनाव चल रहे हैं इनमें भी वो खत्म, सत्ता में ना आने पाए। इसकी पूरी गेम चल रही है। इस गेम के लिए हो क्या रहा, तमाम जो इंडिया गठबंधन के 28 दल हैं उनमें फूट डालने, उनमें सेटिंग गेटिंग करने और सब चीजों का क्रम चल रहा है। और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन से बाहर इंडिपेंडेंट है या दूसरी तरीके से होने का शो करते हैं, उनको कैसे डरा के रखा जाए। अब उदाहरण देता हूं, आपको याद होगा 2020 में किसान आंदोलन हुआ था, उसके पहले किसान बिल पास हुए थे संसद। जब बिल पास हुए थे तो बिल के समर्थन में उस वक्त अकाली दल भी थी और
आम आदमी पार्टी भी थी। दोनों ने पक्ष में वोटिंग की है। मेरी मत सुनिए, संसद की कार्रवाई का निकाल लीजिए। और उसके बाद में जब यह देखा कि इस पर किसान पूरी तरीके से एकमुश्त हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पंजाब में, राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चला करके उनका समर्थन करके और ये किया था। उस समय 9 दलों ने इसका विरोध किया था, वो कांग्रेस समेत 9 दल थे। तब ये आम आदमी पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी कि केसीआर सरकार के साथ खड़े थे, बीजेडी सरकार के साथ खड़ी थी और आंध्र प्रदेश के जगन रेड्डी सरकार के साथ खड़े थे। इसी तरीके से अन्ना द्रुमुक हो जो एआईडीएमके है, वो और तमाम सारे दल जो थे वो एक साथ खड़े। इसी स्थिति में आप आई। इसी हालात में दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भाजपा का इसमें साथ दे रही थी। और जब आंदोलन खड़ा हुआ तो अकाली दल की जो मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद में आम आदमी पार्टी भी विरोध में आई। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले उस कानून को नोटिफाई खुद किया था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। और उस समय मेरे मित्र चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा क्या करें, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं तुरंत करिए। और उन्होंने नोटिफाई सबसे पहले हिंदुस्तान में किया, बाद में किसानों के साथ खड़े होने का किया, सारी चीजें सामने। इसी तरीके से सीए एनआरसी का मसला था, उसमें भी आम आदमी पार्टी और ये जितने दल, मैंने 1 दर्जन दल बताए, ये सारे दल भाजपा के साथ खड़े थे। और वहां इसके अलावा 370 में भी यही हुआ कि कांग्रेस समेत 9 दल खिलाफ थे, शेष सारे दल साथ में थे। जेडीयू और 2 दल और थे जिन्होंने वॉकआउट किया था, न उन्होंने समर्थन किया था न उन्होंने पक्ष में वोट किया था, क्योंकि वो असलियत में सरकार को जितवाना चाहते थे। इससे आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वस्तुस्थिति। आज इन सारे हालात में कैसे लगता है कि यदि इंडिया गठबंधन का यदि पूरा खाका बन गया, सफल हुआ, तो कैसे नुकसान होगा, इसके लिए क्या किया जा रहा है। किसी को आय से अधिक संपत्ति का मामला था अखिलेश यादव के परिवार के खिलाफ, मुलायम सिंह जी जीवित थे, और 2019 के चुनाव के पहले सीबीआई से कह के वह केस वापस कराया गया सुप्रीम कोर्ट से, आपको याद होगा, नोटिफाई हुआ। तो यह एक खेल था, जबकि सारे सबूत वहां पेश किए जा चुके थे। उसके बाद में मायावती के खिलाफ इसी तरीके का आय से अधिक संपत्ति और दूसरे भ्रष्टाचार के मामले थे, उसको भी ठप कर दिया गया, वो भी चुप। और मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया कि हां आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। चलिए छोड़िए। इसके बाद में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं रहा जेडीयू पर, लेकिन जेडीयू हर बार भाजपा के साथ चली जाती थी और वही हुआ था। उसके अलावा उड़ीसा में नवीन पटनायक सदैव भाजपा के ही इर्द गिर्द रहते हैं, वो भी हमने देखा है। उसके बाद आइए ममता बनर्जी। ममता बनर्जी खुद के मामले में जरूर ठीक है, लेकिन उनके परिवार का उनकी कमजोरी है। उनकी पार्टी के तमाम सारे भ्रष्टाचार में नेता पाए गए, कुछ भाजपा में चले गए तो साफ हो गए, कुछ रह गए तो उनमें से कुछ लोग पकड़ गए, जेल चले गए। लेकिन उनके भांजे को जब जब कोई कार्यक्रम होता है, भतीजे को जब जब कार्यक्रम होता है तो उसे बुला लिया जाता है ईडी द्वारा और ममता बनर्जी डाउन हो जाती है। यह हम लगातार देख रहे हैं। इसके बाद आइए आप, तो इस तरह से कंट्रोल है। वो बीच में जहां भतीजे का नाम आता है फिर लिबरल हो जाती हैं और कभी कभी प्रशंसा करने लगती है मोदी की, कहती है सब मोदी नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये आप समझिए। इसके बाद आइए आप, इसी तरीके की जो पूरी गणित है उसका नतीजा क्या हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति थी, आम आदमी पार्टी को लड़ने भेज दिया गया और वो वहां लड़ी
ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी जाके लड़ी, जो जिसकी कहीं भूमि नहीं थी, और उन्होंने कांग्रेस के वोट को बड़ा नुकसान पहुंचाया और नतीजतन कांग्रेस का वोट चला गया। इसी तरीके से गुजरात में हुआ। गुजरात में 13% जो वोट कांग्रेस का गया वो असल में जो है आम आदमी पार्टी ले गई। उससे विपक्ष और कमजोर हो गया, खत्म सा हो गया। चलिए छोड़िए इसके, और जो उनके जीत के आए वो भाजपा के साथ खड़े हैं। इसके बाद दिल्ली में उन्होंने जो नुकसान किया था वो भाजपा को नहीं किया था। भाजपा को तो हल्का सा नुकसान, भाजपा को चाहिए वहां पर लोकसभा सीटें, क्योंकि दिल्ली असल में गवर्न होता है केंद्र की सरकार से, क्योंकि 60% सब्जेक्ट केंद्र की सरकार के पास। तो वहां क्या चाहिए केंद्र की सरकार बनाने के लिए? एमपी चाहिए, एमएलए जरूरत नहीं। तो ताकत असली केंद्र में रहेगी, उसके लिए वहां के सारे एमपी साहब ले जाइए, वो हो गए बीजेपी के, और विधायक हो गए इनके। तो साहब इनकी सरकार, उनकी सरकार, कांग्रेस खत्म। इसी तरीके से बाकी जगह। इसके बाद में पंजाब में देखें, पंजाब में उन्होंने नुकसान किसको किया? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो तो आएगी नहीं, तो वो किसको सपोर्ट करती है? वो करती है इनको। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो उस स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल उन्हीं जगह क्यों जाते हैं? अब जो गए हैं लड़ने, वो गए हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और जेडीयू जो अल्टी पल्टी करती रहती है वो भी लड़ने पहुंच गई मध्य प्रदेश में, जहां उसका कोई आधार नहीं। इसके बाद में समाजवादी पार्टी तो वहां लड़ ही रही है 45 सीटों का। अब इस तरह के जब हालात हो और सब चीजें हो और फिर बयानबाजी हो, सब कुछ हो, जब सारी बातें स्पष्ट थी कि केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव और किस तरीके से होगा और कैसे होगा, इसके बाद में जब इस तरह की स्थितियां होती है तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आप कौन सा गणित तय कर रहे हैं। इसी गणित पे आपको एक चीज सुनाते हैं। एक इंटरव्यू में खुद अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था उसको आप सुन लीजिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। में जेल गए थे, अरे जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। अरे जनसंघ का परिवार है, पैदाइशी बीजेपी वाले हैं हम। मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी में जेल गए थे। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या बात जो है अरविंद केजरीवाल क्यों ऐसा करते हैं। आरएसएस को क्यों लगता है कि वो हमारे, आरएसएस की एक सदैव से धारणा रही है कि कैसे पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा, और इसके लिए गुजरात के चुनाव और गोवा के चुनाव के जरिए एक चीज हो गई कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय हो गई, टीएमसी राष्ट्रीय से हट गई, समाजवादी पार्टी कभी राष्ट्रीय बन नहीं पाई, बहुजन समाज पार्टी थी तो वो सरेंडर है। तो ऐसी स्थिति में एक अपनी विचारधारा की अपनी पार्टी यदि राष्ट्रीय पार्टी हो गई, हालांकि उसका पूरे देश में वो नहीं, तो देश में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, इंदिरा जी जेल गई, और तमाम सारे लोग जेल में गए। जो जेल में जाते थे और सरकार से प्रताड़ित दिखाई देते थे, उनको यह माना जाता था ये सरकार से लड़ रहे हैं, और जनता का समर्थन मिल जाता था। यही चीज 1977 में हुई कि लगा कि हाँ ये सब देश के लिए लड़ रहे हैं। वास्तविकता हम सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में जब आज ये है, और यदि अरविंद केजरीवाल या ये इस तरीके से हो जाएगा तो सब जगह वो पसर जाएंगे, फिर वो तमिलनाडु में भी आएंगे, फिर उधर भी आएंगे, और नुकसान किसका करेंगे? कांग्रेस का और कांग्रेस के साथ खड़े दलों का। तो ऐसी स्थिति में एक चिंता हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए ढुलमुल रवैया होता है वहां पर एनसीपी का, और शरद पवार भी इसी तरीके से करते हैं। हालांकि शिवसेना भी थी, वो पक्की भाजपा की थी, लेकिन उसने जब से साथ छोड़ा, शिवसेना में दो, उद्धव ठाकरे वाला, उसने जब से साथ छोड़ा उसने बिल्कुल स्पष्ट खांचा खींच दिया। वो एक ईमानदारी से खड़े, तो ईमानदारी भी दिखनी चाहिए।
वो ईमानदारी बाकी में नहीं दिखती है। ये लोग भ्रष्टाचार और जाने क्या क्या कह के आए थे, लेकिन आने के बाद में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की जो मामले आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, आरोप आ रहे हैं, वो इन्हीं पे आ रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो। और अन्ना हजारे जो आए थे, उस समय लग रहा था देश के लिए लड़ रहे हैं, वो वास्तव में अपने लिए लड़ रहे थे, और तब से वो मौन साधे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और किस तरीके से उनका जीभ कट गई हो जैसे वो हालत है। तो आप देखिए, अब कोई लड़ाई नहीं है, अब भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं। जो कहते थे एक सादा जीवन वाली बात, आम आदमी हम ऐसे रहेंगे, तो केजरीवाल के बंगले का आपने देख ही लिया, उसको क्या जस्टिफाई करेंगे। आज तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि आखिर किसान बिल उन्होंने सबसे पहले पूरे देश में क्यों नोटिफाई किया, क्यों नहीं बाकी राज्यों की तरह अपनी विधानसभाओं में उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया, नहीं किया। जबकि कांग्रेस और उससे जुड़े हुए तमाम दलों ने अपने आप प्रस्ताव पास करके उसे खारिज किया, वामपंथियों ने खारिज किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल साथ खड़े थे। इससे आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल चल रहा है, और क्या सेटिंग गेटिंग चल रही है, और क्या फार्मूला है, और कैसे इसको है कि पक्ष भी हमारा और विपक्ष भी हमारा। इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। ये समझ जाएंगे तो सही है, नहीं तो फिर फंसेंगे, क्योंकि मोदी जाल बिछाने में माहिर है, वो अच्छे शिकारी। जय।